हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जीएसटी के अंदर ऑफेंस एंड पेनल्टी का चैप्टर। उसमें क्या होता है कि कितने ऑफेंसेस कैसे कैसे होते हैं और उनके ऊपर लगने वाली पेनल्टीज़ के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन आती है 122(1), जिसमें क्या होता है ये सारे ऑफेंसेस दिए गए हैं। अगर ये सब होते हैं तो कितनी पेनल्टी लगती है। पेनल्टी हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ऑफेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ ट्रिक है जो किसी टीचर्स ने बताई थी तो मैं उनको फॉलो किया। 100% तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन देखो नहीं से कुछ तो अच्छा है। तो अगर सर का अगर समझ में आता है तो हम वो कर सकते हैं। बाकी अगर एक दो बार रीड करेंगे, इनको समझेंगे तो क्या होता है लर्न हो जाएगी। ओके ठीक है। अब क्या होता है कि फर्स्ट जो है ऑफेंस है वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कर दिया लेकिन इन्वॉइस इशू नहीं किया, और इन्वॉइस अगर इशू भी किया तो फॉल्स इन्वॉइस कर दिया। इसमें सर ने ये बताया कि अमिताभ बच्चन है, कैडबरी का एक एड आता है जिसमें क्या होता है कि कैडबरी दे दी लेकिन इन्वॉइस है उसका इशू नहीं किया, और अगर कर दिया हो तो गलत अमाउंट से या गलत इन्वॉइस से इशू कर दिया, ऐसा कुछ याद रख लो। फिर होता है कि बी ए हो गया अमिताभ बच्चन, बी से बॉबी देओल है। बॉबी देओल क्या करता है कि ना टैक्स है वो कलेक्ट कर लिया उसने, लेकिन गवर्नमेंट को पे करने में वो चूक गया हो, फेल हो गया हो बियॉन्ड 3 मंथ्स। ओके। सी है चुलबुल पांडे, सी से चुलबुल पांडे वो क्या कर चुलबुल पांडे है डिडक्ट कर लिया टीडीएस, कलेक्ट कर लिया टीसीएस एंड पे करने में फेल हो गया हो, या कम डिडक्ट किया हो या कम कलेक्ट किया हो। ये चुलबुल पांडे वाला हो गया। फिर डी होता है, इसमें क्या होता है रोंगली अवेलमेंट कर लिया आईटीसी का, या रोंगली यूटिलाइज कर लिया हो। जैसे सीजीएसटी है उसको हम आईजीएसटी में कर रहे हैं, आईजीएसटी था उसको सीजीएसटी में कर रहे हैं, रोंगली अवेल मतलब इसमें आईटीसी का। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट ऑब्टेन कर लिया हो, रिफंड फ्रूडेंटली है ऑब्टेन कर लिया हो। फॉल्सिफाइड फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को गलत है उसको बताया गया हो, या रजिस्ट्रेशन ही ऑब्टेन नहीं किया गया उसके द्वारा, और अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है तो इन्फॉर्मेशन जो फर्निश की गई है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश की गई है। फिर आता है जीएसटी ऑफिसर्स जो ड्यूटी अपना करते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना, मतलब कि वो ड्यूटी करते हैं उनको ड्यूटी करने से रोकना। आगे आता है फेल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, देन फेल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके ड्यूरेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश नहीं करता है, डॉक्यूमेंट्स फर्निश नहीं करे, ये आ जाता है। या फिर सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स का जो लाइबल है किसके लिए, फॉर कॉन्फिस्केशन के लिए लाइबल हो। फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को विदाउट डॉक्यूमेंट्स के, बिना डॉक्यूमेंट्स के ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। लास्ट आता है टेम्पर करना, डिस्ट्रॉय करना किसी भी मटेरियल एविडेंस को और डॉक्यूमेंट्स को। तो गाइस ये सारी ऑफेंसेस हैं, मुझे याद है इसलिए क्योंकि मैंने इनको बहुत बार पढ़ा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2-3 बार इनको एक बार रीड कर लो, आपको बेसिक पता चल जाए। इनमें से अगर होती है एग्ज़ाम में तो आप उस पर पेनल्टी है उसका प्रोविज़न ये बताना कि फर्स्ट जो है कोई भी टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व हो जो उसने एविट करा हो, उसने जैसे कि टैक्स डिडक्ट कर दिया हो लेकिन पे नहीं किया हो, टैक्स कलेक्ट लिया पे नहीं करा, या आईटीसी रोंगली अवेल कर ले, तो जो अमाउंट आती है जैसे रिफंड है गलत तरीके से ले लिया, जो अमाउंट इन्वॉल्व होगी वो और 10,000 विच एवर इज़ हायर पेनल्टी लग जाएगी। और ये जो 10,000 है वो ओनली सीजीएसटी का पार्ट है। ठीक है। ये 122(1) है। देन है 122(2). इसमें क्या होता है, इसमें ये एक डिमांड एंड रिकवरी का जो होता है ना उसकी जैसा होता है, लेकिन चलो कोई नहीं हम देखते हैं। सप्लाई ऑन विच टैक्स नॉट पेड, कोई भी सप्लाई है जिस पर टैक्स पे नहीं किया, या फिर गलत तरीके से रिफंड ले लिया, या फिर रोंगली आईटीसी अवेल्ड कर ली। अब ये किस रीज़न से करी है, फॉर एनी रीज़न अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट टू इवेट टैक्स, तो उस पर कितनी पेनल्टी है, या फिर फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट से उसने ये करा हो, ये तीनों काम करे हो तो उस पर कितनी पेनल्टी है। ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा आपको, ये डिमांड है रिकवरी में आता है। ठीक है। उसमें अलग उसमें चोकोज नोटिस वगैरह इशू होता है, वो हम करेंगे बाद में चैप्टर। तो अगर अदर देन फ्रॉड हो गया तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 10,000 कॉमन है पहले भी थी, और तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू, जो टैक्स ड्यू हुआ है ठीक है वो विच एवर इज़ हायर, यहाँ पे पेनल्टी ज़्यादा लगनी चाहिए क्योंकि ये फ्रॉड की वजह से हुआ है, तो पेनल्टी कितनी ज़्यादा लगेगी, 10,000 तो कॉमन है। और टैक्स जो है ना यहाँ पे जो अमाउंट है वो ये है कि टैक्स ड्यू या टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर, यहाँ पे 10% था ना टैक्स ड्यू का, यहाँ पे पूरा का पूरा ही टैक्स ड्यू है वो आ जाएगा विच एवर इज़ हायर। देन है सेक्शन 122(3),
इसमें 122(3) है, इसमें एक वो दिया हुआ है मेमोरी के लिए IAAS तो आई जो होता है वो है इनवॉइस प्रॉपरली इशू नहीं किया हो, वो होता है। या फिर ए का मतलब होता है एड्स और ऑप्स करना एनी ऑफेंसेस को स्पेसिफाइड इन सेक्शन 122(1) में जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उनको खुद ना करके किसी को करने के लिए उकसाना, वो इसमें आता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे कि पेनल्टी का प्रोविज़न बताओ अदर देन टैक्सेबल पर्सन, मतलब कि इसमें अदर देन टैक्सेबल पर्सन के ऊपर लगेगा अंडर सेक्शन 122 में, तो इसमें ये हम आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई और पर्सन है वो करने के लिए उकसा रहा है। ठीक है, फिर ए का मतलब ये हो गया एड्स एंड ऑप्स करना, फिर एक्वायर करना, पोजीशन डील करना है ऐसे गुड्स में जो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं ऑफ एक्ट का। एस का मतलब होता है फेल टू अपीयर व्हेन समन इज इशू, समन इशू किया गया लेकिन फेल हो गया अपीयर करने में। इसमें पेनल्टी कितनी लगेगी? अप टू 25,000 CGST। याद रखना इंपॉर्टेंट सेक्शन है 122(3) IAAS, इस पे पेनल्टी कितनी लगेगी? अप टू 25,000। ये 4 चीज़ें याद कर लो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये उकसाता है, ये खुद नहीं करता है, इनवॉइस प्रॉपर्ली इशू नहीं करा उसने, एक्वायर कर रहा हो, पोजीशन किया है, डील करा है कैसे गुड्स में जो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं एक का, या फिर समन वाला है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। फिर सेक्शन आती है 123 जिसमें जनरल पेनल्टी लगती है, सॉरी गैस सेक्शन 125 है जिसमें जनरल पेनल्टी लगती है, वो अप टू 25,000 लगती है। ठीक है, अप टू 25,000 लगती है। ये दो हो गई जो 25,000 तक जो लगती है। 126 क्या बोलती है? जनरल डिसिप्लिन आता है रिलेटेड टू द पेनल्टी। क्या होता है? जहाँ पे टैक्स का अमाउंट होता है, टैक्स अमाउंट 5,000 से कम होता है एंड माइनर ब्रीच से या मिस्टेक से हुआ होता है, मतलब ये गलती से ये जो है ना टैक्स का अमाउंट बिना किसी फ्रॉड के या बिना किसी इंटेंशन के और बिना ग्रोसली नेग्लिजेंसी से हो गया, गलती से हो गया हो, तो पेनल्टी है नहीं लगाएंगे अगर टैक्स की अमाउंट सिर्फ 5,000 से कम हो। तो अगर 5,000 से ज़्यादा हो गई है तो पेनल्टी का प्रोविज़न है। अब ये देखते हैं कि ये माइनर ब्रीच है या नहीं। इसके केस में क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, केस की सीवियरिटी को देखते हुए पेनल्टी है वो डिसाइड करेगा एंड इंक्वायरी करेगा पूरी। उसके बाद में उसकी जो केस है उसकी डिग्री, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस को सबको देखते हुए डिसाइड करेगा कि ये माइनर ब्रीच है विद। और एक बात और, वो ना सीसी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा। अब आती है सेक्शन 128। इसमें हम जो सेक्शन है 122, 123 एंड 125, उसमें जो पेनल्टीज़ हैं उनको वेव ऑफ करने की जो पावर होती है गवर्नमेंट के पास होती है, वो 128 सेक्शन में होती है विथ रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। 129 इसमें अब की बार अमेंडमेंट आया जिसमें डिटेंशन होता है या सीज हो जाता है गुड्स का। ये कब होता है? गुड्स से रिलेटेड सेक्शन है, तो ध्यान रखना कि ये कोई पर्सन होता है कॉन्ट्रावेंशन करता है किसी एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई तो कॉन्ट्रावेंशन कर देता है, देन सच कन्वेंस, मतलब जिस मतलब कि कन्वेंस में गुड्स को लेके जा रहे हैं उसको और गुड्स को दोनों को और डॉक्यूमेंट्स को सबको सीज कर लिया जाता है और ये रिलीज़ किया जा सकता है अगर ओनर ऑफ गुड्स है वो एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइबिलिटी। तो क्या होता है, तो उस पर पेनल्टी फिर भी लगेगी, रिलीज़ करेंगे लेकिन उस पर पेनल्टी लगेगी। वो कितनी लगेगी? 200% ऑफ टैक्स पेबल। जो गुड्स के ऊपर टैक्स पेबल है उसकी 200%, 2 गुना, मतलब टैक्स ज़्यादा। और अगर ओनर आता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? सामने ही नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू ऑफ गुड्स को लेंगे, ज़्यादा लगेगी पेनल्टी। तो वैल्यू ऑफ गुड्स पे पूरे पे नहीं लगा के 50% करेंगे और 200% ऑफ टैक्स पेमेंट विच एवर इज़ हायर है वो इसकी पेनल्टी लग जाएगी। अगर उसमें कन्वेंस में एग्जम्प्टेड गुड्स है उसको लेके जा रहे हो तो ओनर सामने आता है तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज़ लोअर, इसमें लोअर है, ध्यान रखना गाइस। और अगर ओनर सामने नहीं आता तो ये इससे ज़्यादा लगेगा, तो 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज़ लोअर। प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है? गुड्स को रिलीज़ कर देगा ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी और फर्निशिंग सिक्योरिटी, ये सब करने के बाद में रिलीज़ कर देगा। और अगर पर्सन है फेल हो जाता है पेमेंट करने में विद इन 14 डेज, देन गुड्स एंड कन्वेंस को कॉन्फिस्केट करके रिकवरी कर लेगा। ये 129 है सीज वाला, डिटेंशन वाला। 130 के अंदर होता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स या फिर कन्वेंस एंड पेनल्टी भी लगेगी। कॉन्फिस्केट किया दोनों को, गुड्स को, कन्वेंस को, और पेनल्टी भी लगती है। तो इसमें स्पेसिफाइड कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर ही हम कॉन्फिस्केट करेगा डिपार्टमेंट है वो। तो अब ये कौन कौन से कॉन्ट्रावेंशन है जिसमें क्या? सप्लाई किया, रिसीव किया एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट, रिसीव करा, सप्लाई करा किसी भी गुड्स को
ठीक है। फिर नो अकाउंटिंग नहीं की है गुड्स के लिए, सप्लाई करी है एनी गुड्स बिना रजिस्ट्रेशन के, टैक्स की चोरी से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, यूज़ करा है किसी कन्वेंस को यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट एंड विदाउट और विथ नॉलेज ऑफ ओनर एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। तो ये मतलब गुड्स से रिलेटेड या कन्वेंस से रिलेटेड ही है। देन ऑल गुड्स को और वाहन को है जब्त कर लिया जाएगा। पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी कितनी लगेगी कि हम देखते हैं। रिडम्पशन करने के लिए मतलब रिलीज़ करने के लिए सॉरी, तो रिडम्पशन फाइन लगेगा, वो कितना लगेगा। अब इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स देखेंगे, लेस करेंगे टैक्स जो पेबल होगा वो, अगर है तो। और कन्वेंस को रिलीज़ करने के लिए क्या होता है कि ऑप्शन होता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन द गुड्स जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके बराबर में पेनल्टी लगाई जाएगी। कन्वेंस को जब नहीं किया जाएगा, अगर ओनर है वाहन का, वो ये प्रूफ कर दे कि उसके बिना विदाउट उसकी नॉलेज के या बिना उसके बेनिफिट के ही मतलब वो गुड्स है वो लेके जा रहे थे बिना उसकी नॉलेज के, देन कन्वेंस को तो जब नहीं किया जाएगा। फिर होता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग घर पे दिया जाएगा। इन 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि 3 महीने के अंदर अंदर फाइन पे कर दो, उसके बाद में गुड्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे एंड सेल कर देंगे गुड्स को। ये है 130। फिर है 132। ठीक है। इसमें ये होता है कि जो एसएससी होता है जो गलत काम करता है वो जेल कब कब जाएगा। तो उसमें देखो कि इसमें 5 जो कॉन्ट्रावेंशन है वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट है ITC I3। आई का मतलब इन्वॉइस, जिसमें फेक इन्वॉइस इशू किया। आई का मतलब ITC क्लेम कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फेक इन्वॉइस सब, या फिर सप्लाई कर दिया विदाउट इन्वॉइस के। टी का मतलब टैक्स कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं किया और क्रेडिट क्लेम कर दी अंडर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। ठीक है। ये सब अगर उसने किए हो तो क्या होता है, ये फ्रॉड जो होता है ना, ये ITC वाला, ये 1 करोड़ से कम हो या फिर 1 करोड़ हो या फिर अदर केसेस जो हम और पढ़ेंगे वो हो, तो पेनल्टी कितनी लगेगी 6 मंथ और फाइन और बोथ दोनों लग सकती है। ठीक है। फिर I3TC वाले जो है ये इनको अगर ये 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ, 2 करोड़ तक हुआ तो 1 ईयर प्लस फाइन लगेगा। 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ अप टू 5 करोड़ है, 3 करोड़ प्लस फाइन हुआ, मोर देन 5 करोड़ है तो 5 ईयर की जो है इम्प्रिजमेंट होगा प्लस फाइन लगेगा। इसको कोग्निजेंस ऑफेंस बोले जाएंगे। सीरियस ऑफेंस, नॉन बेलेबल, ये कब बोलेंगे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, वो तब बोलेंगे जब फ्रॉड होता है वो मोर देन 5 करोड़ का होता है। मोर देन 5 करोड़ ध्यान रखना। ठीक है। फिर अगर क्या होता है कि ये ऑफेंस है किया और फाइन प्लस जेल ख़त्म हो गई, उसके बाद वापस उसी ऑफेंस को रिपीट कर दिया तो वापस 5 साल की जेल और फाइन लगेगा। फिर सेक्शन 138 जिसमें कंपाउंडिंग और ऑफेंस है, जिससे क्या होता है कि जेल का प्रोविज़न है कि हमें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जेल से बचने के लिए क्या करा जाता है कि कंपाउंडिंग किया जाता है ऑफेंस का। उसमें मिनिमम जो लिमिट होती है फॉर कंपाउंडिंग अमाउंट की वो होती है 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज़ हायर। इससे जस्ट ट्रिपल ये मैक्सिमम होता है। 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज़ हायर, ये मिनिमम मैक्सिमम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं ऑफेंसेस के जहाँ पे कंपाउंडिंग जो होता है ना ऑप्शन, वो अलाउ नहीं होता है। वो कौन कौन से होते हैं, I3TC वाले होते हैं जो एंड फॉल्सिफाइड इन रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 132। ओके। और वो जो ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए ऑलरेडी पहले से कंपाउंडेड अगर कर रखा हो, हमने जेल से बच रखे हो पेनल्टी देके, देन उस पर वापस से कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगा। या फिर कोई ऐसे ऑफेंसेस जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं और ऑलरेडी पहले से कंपाउंडेड है तो उस पर नहीं मिलेगा हमें कंपाउंडिंग का ऑप्शन। या फिर किसी और एक्ट में भी ऑफेंसेस है तो इस एक्ट में भी सेम इफ़ेक्ट कमिट कर लिया हो, उसने सेम ऑफेंस कमिट कर लिया हो, पहले भी किसी और एक्ट में ऑफेंसेस कर रखा हो अब वापस कर लिया तो उसमें कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं है। फिर फोर्थ होता है पर्सन को कोर्ट ने ही कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस कर दिया हो तो उसमें भी कंपाउंडिंग का ऑप्शन अलाउ नहीं होगा। तो ये हमारे हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। इसमें देखो